हेलो ईटीवी में आपका स्वागत है। बजट को पेश किए गए करीब 15 दिन हो गए हैं। काफ़ी मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ चुकी है। इन्हीं सब मुद्दों पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बजट को पेश किए करीब 15 दिन हो गए हैं और कई इश्यूज़ पे सरकार आगे बढ़ी है। खास करके बैंक प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा इस समय काफ़ी चर्चा में है। कई नाम सामने आ रहे हैं। क्या क्राइटेरिया रहेगा जो बैंक को प्राइवेटाइज किया जाए? देखिए, इसकी बड़ी सरल प्रक्रिया है। नीति आयोग तय करता है कौन से हाई प्रायोरिटी सेक्टर हैं, कौन से लो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं और किसको स्ट्रैटेजिक सेल में लेके जाना है, किसको नॉन स्ट्रैटेजिक सेल में लेकर जाना है। और उसके बाद जब फिर विभाग के पास वो आता है तो विभाग उसमें से तय करता है कौन सी कंपनी, जैसे उसके लिए तय किया जाता है कौन सी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एसेट मोनेटाइजेशन के लिए लेके जाना है, किसके कितने शेयर्स को बेचा जाएगा, किसकी मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ बेचा जाएगा। ये सब प्रक्रिया के बाद तय किया जाता है। जब उस कंपनी को तय कर लिया जाता है फिर उसके बाद उसकी कितनी अच्छी वैल्यूएशन मिल सके, सरकार को पैसा आए और जो सरकार इन कंपनियों के सेल से पैसा कमाए उसको वापस फिर लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए लगाया जाए, उनके विकास के लिए लगाया जाए। तो क्या कुछ नाम चिन्हित किए गए हैं? क्योंकि अगले साल के लिए जो टारगेट है, वित्त मंत्री जी ने कहा था आईडीबीआई और 2 और बैंक, लेकिन अब 4 बैंक्स के नाम आ रहे हैं। तो लोगों में एक जिज्ञासा है, खास करके बैंक कर्मियों में, कि कौन से 4 बैंक हो सकते हैं या कौन से 2 बैंक हो सकते हैं। देखिए, केवल 2 ही बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी, उसके बारे में हमने अभी कहा है कि उनको हम लेकर जाएंगे सेल के लिए और इससे बैंकों का भी विकास होगा और इक्विटी आएगी और उनको अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का अवसर मिलेगा और लोगों को उसमें रोजगार मिल पाएगा। और फिर जो सुविधाएं भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको और अच्छा पैसा मिलता है, बैंक का साइज भी बढ़ेगा, लोगों को और सुविधाएं भी बढ़ेंगी, इस सब का लाभ मिलेगा। क्या आप देखते हैं कि इसका विरोध भी होगा? क्योंकि अगर आप देखें तो बैंक यूनियंस ने अगले महीने के लिए नोटिस दिया हुआ है 15-16 तारीख को, और अभी भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई चेन्नई में 12 से 14, उसमें भी उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि नहीं, ये कदम से लोगों में गलत संदेश जाएगा, जनता में गलत संदेश जाएगा। तो क्या जो आरएसएस के अनुषंगिक संगठन है अलग अलग, जिसमें भाजपा भी है और भारतीय मजदूर संघ में भी है, आपस में तालमेल की कमी है कुछ? देखिए, स्टेक होल्डर से बातचीत भी बैंक्स करते हैं। मर्जर से पहले भी जो शंकाएं थी वो सब शंकाओं को दूर किया गया। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो जनता का पैसा है वो भी इन बैंकों की कैपिटलाइजेशन करने के लिए 2014 से लेकर 2020 तक 3.5-4 लाख करोड़ रुपए इन बैंकों में डाला गया। तो सरकार की प्राथमिकताएं किस तरफ हो? अगर पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के बहुत बड़े बैंक हैं, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, वो भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। कई बैंक तो ऐसे भी हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक से ज़्यादा सरकारी योजनाओं को या जो लाभ देने होते हैं वो भी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें देखने वाली बात है कि सरकार का जो पैसा है, जो रेवेन्यू जो इकट्ठा होता है, वो कहाँ पे लगाया जाए। लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, लोगों को शिक्षा की सुविधा चाहिए, सड़कें चाहिए, रेलवे चाहिए और तमाम सुविधाएं, पानी चाहिए। सरकार इस और पैसा ज़्यादा लगाए या बैंकों की कैपिटलाइजेशन की ओर लगाए? हमने बैंकों की कैपिटलाइजेशन भी की, बैंकों को मजबूत भी किया, बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर भी लाए, बैंकों को और ताकतवर भी बनाया और बैंकों को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन क्या पब्लिक सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में, क्या आपको इतने बैंक चाहिए? बड़ा प्रश्न ये है। अगर बात करें प्राइवेटाइजेशन की, अदर देन बैंकिंग भी, अगर आप विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का देखें, वहाँ पे जो विरोध हो रहा है एक जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है और इसकी चर्चा बीएमएस में भी हुई कि ये हमारे खिलाफ जा सकता है, पब्लिक को प्रोवोक कर रहा है। तो इस तरीके की विरोध प्रदर्शनों से किसान आंदोलन में भी हमने देखा कि एक चुनौती बन गया है सरकार के लिए कि उसको थामना। तो कैसे विरोध प्रदर्शनों से निपटेंगे? आर्थिक सुधार का विरोध तो होगा ही, स्वाभाविक है। पहली बात यह है कि मीडिया ही और बहुत सारे अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी भी ये कहते थे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस है, यानी कि वहां कोई निर्णय नहीं होता है। लेकिन मोदी जी की सरकार में अगर निर्णय अच्छे होते और ज्यादा होते हैं तो आपके लिए वो भी एक चिंता का विषय है। आखिरकार अगर देश को आगे बढ़ना है
रोजगार ज़्यादा उत्पन्न कर रहे हैं, कंपनीज कुछ ठीक नहीं कर पा रही, उनके साइज को और बढ़ाने की जरूरत है। आज से 40 साल पहले अलग बात हो सकती थी कि जहां पर प्राइवेट क्षेत्र में लोग पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं थे, सरकारी क्षेत्र में लगाना पड़ता था। आज सरकार को कहीं ना कहीं तय करना होगा कि प्राथमिकताएं क्या हैं, और सरकार ने प्राथमिकताएं तय की हैं। अगर बात करें जो बैठकों का सिलसिला है, कल आपकी रिजर्व बैंक बोर्ड के साथ में मीटिंग हुई, तो आपने क्या उनके साथ चीज़ें साझा की और क्या क्या स्टिमुलस से एग्जिट करने की भी बात साझा हुई? गवर्नमेंट का जो है कि काउंटर सिक्लिकल हमारी फिस्कल पॉलिसी होगी, जब जरूरत होगी सरकार अंदर आएगी, जब जरूरत नहीं होगी तो सरकार वापस आ जाएगी इकोनॉमी से। इन सब विषयों पे क्या बात हुई कल? देखिए, उस पर आरबीआई ने एक अपना डिटेल प्रेस नोट दिया होगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, क्रिप्टो करेंसी को भी लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की क्या योजना है, कैसे रेगुलेट करेंगे, क्या इस पर टैक्स भी लगाएंगे? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में भी इसके कुछ ना कुछ चलता रहता है। सबसे पहले तो बोर्ड आरबीआई ने एक रेगुलेटर के नाते प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध भी लगाया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। लेकिन दूसरी ओर सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई, उस समूह ने अपनी रिपोर्ट दी, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज मिला, उन्होंने अपने उसमें विचार दिए। अब उस रिपोर्ट को जब एक बार कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट उसको मंजूर करती है, तो सरकार इस सत्र में इस बिल को ला भी सकती है कि जिससे क्रिप्टो करेंसी पर यहाँ पे देश में कानून भी बने, और जो देश को, दुनिया भर के देशों को एक जो चुनौती है, एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और दूसरी जो उनके अपने देशों की डिजिटल करेंसी हो सकती है, वर्चुअल करेंसी हो सकती है, उस दिशा में भी दुनिया भर के देश अपने अपने स्तर पर अभी बातचीत कर रहे हैं। क्या इस पे टैक्स भी लगेगा क्रिप्टो करेंसी पे? कुछ ऐसा भी प्रस्ताव है? मुझे लगता है जब एक बार बिल आएगा, उसमें बहुत सारी आपकी जो शंकाएं, चिंताएं और आपके सवाल, इन सब का उत्तर आपको उसमें मिलेगा। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, इस बीच में काफ़ी चर्चा इस विषय भी हुई, जो विदेशी कंपनियां हैं, टेक जायंट्स हैं, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इनका स्केल ऑफ ऑपरेशन इंडिया में बहुत बड़ा है। उस अनुपात में ये टैक्स नहीं देते हैं। इक्वलाइजेशन लेवी लगाई गई थी 2016 में, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्स है। लोगों का कहना है कि जितने ऐड ये सर्व करते हैं इंडियन व्यूअर्स को, उस हिसाब से इन पे कोई इनडायरेक्ट टैक्स भी होना चाहिए। तो उस पर क्या सरकार की योजना है? पहले कुछ भी नहीं होता था, अब कुछ होता है, और इसमें भी इनके अपने अपने तर्क रहते हैं कि आखिरकार एडवर्टाइजमेंट देने वाला कौन है, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स में जाता है, क्या वो हिंदुस्तान से अंदर कितना एडवर्टाइजमेंट आया। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो लगातार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको मेटी भी कहते हैं, उनके माध्यम से भी ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी अलग अलग तरह से देखता है। आखिरकार भारत को ज़्यादा रेवेन्यू आए तो हम क्यों मना करना चाहेंगे। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, हेल्थ बजट को लेकर इस बार काफ़ी चर्चा हुई। सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए लगाया, जो कि करीब 1% है टोटल बजट का मोटे तौर पे। लेकिन इसको लेकर जनता में बहुत जिज्ञासा है, कैसे ये पैसा स्पेंड होगा, और लोग ये भी जानना चाहते हैं, भले ही आपकी मिनिस्ट्री नहीं है, कि अगर सरकार की वैक्सीनेशन ड्राइव थोड़ा स्लो है तो क्या इसको प्राइवेट सेक्टर को भी दे दिया जाए, किस तरीके से ये पैसा खर्च होगा? देखिए, प्राथमिकताएं हमने कोविड के टाइम पे भी तय की थी कि पहले लॉकडाउन लगाया ताकि जान भी बचाएं और जहान भी बचाएं। जान है तो जहान है, और दुनिया भर में सबसे कम जिन देशों में मृत्यु दर हुई उसमें से एक भारत है। फिर लगा इकोनॉमी को भी बचाना है, देश को भी आगे बढ़ाना है, तो अनलॉकिंग का निर्णय किया गया, अलग अलग सहूलियत दी गई। मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग यानी कि एमएसएमई को आपके हमने 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बैंकों के माध्यम से दिलाया, और बहुत सारी योजनाओं को और अलग लेकर आए। गरीब आदमी के लिए हमने 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए 8 महीने तक राशन देने का काम भी हम लोगों ने किया। ये सारे कदम उस समय थे जब इस दिशा में देश को लोगों को दी जाए, फिर अगला चरण एक और शुरू होगा। ये एक प्लान्ड मैनर के साथ इसको नीचे तक लागू करवाया जा रहा है, और पूरे सोच समझ कर ही इसको लागू किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में इसको किया जा रहा है। अब कुछ लोग इस पे भी राजनीति करते हैं कि पहले प्राइम मिनिस्टर क्यों ना लगवाएं। अब ये पूर्व की सरकारों में होता था कि या पहला परिवार, जो गांधी परिवार अपने आप को सदा वो मानते रहे, वो लगवाता है, उनके प्रधानमंत्री लगाते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले कोविड वॉरियर्स के लिए टीकाकरण शुरू किया, वैक्सीनेशन शुरू की। ये दिखाता है 2 सरकारों के अंतर में।
और हमने हर राज्य को दिया, ये नहीं देखा कौन बीजेपी, कौन कांग्रेस, कौन दूसरा, हर राज्य को इसकी सुविधा देने का काम किया। अगर हेल्थ चैलेंजेस की बात करें, कोविड 1 ईयर इवेंट है, लेकिन भारत के सामने मलेरिया, डेंगू, वेक्टर बोर्न डिसीजेस और जो स्टैग्नेंट वाटर से बीमारियां होती हैं जैसे डायरिया है, कॉलरा है, टाइफाइड है, वो एक हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही। इस बार हम देखते हैं कि थ्रस्ट बहुत है सैनिटाइजेशन पे, जल जीवन मिशन पे, तो इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे आप लॉन्ग टर्म हेल्थ चैलेंजेस टैकल करना चाहते हैं? देखिए 75-80% बीमारियां तो गंदे पानी से होती हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है इस देश में आज भी महिलाओं को कई किलोमीटर तक चल के अपने सिर पर पानी उठाकर लाना पड़ता है। साफ पानी, दिल्ली जैसी देश की राजधानी में भी पानी की कमी बहुत सारी कॉलोनीज में आती है। भारत सरकार का मानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो दुनिया भर के देश 2030 तक इसको लागू करने वाले हैं, इसको अचीव करने वाले हैं, हम भी करें, और उसी में ही हेल्थ के अंतर्गत सैनिटेशन एंड हाइजीन को भी साथ में लिया गया है। वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, वॉश इसको कहते हैं, उस क्षेत्र में भी काम करना होता है हेल्थ के लिए। तो हम पानी के लिए काम भी कर रहे हैं, स्वच्छ भारत के माध्यम से सैनिटेशन और हाइजीन के लिए भी कर रहे हैं। मैं रेवेन्यू की बात करें, सारे बजट का फोकस रेवेन्यू पे होता है। हमने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों में डिक्लाइन है, 30 से 35% का। केवल एक ही जगह पे ग्रोथ है जो कि एक्साइज ड्यूटी में है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन आगे कितना बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए अगले कई सालों में? देखिए रेवेन्यू चैनलाइजेशन तो एक बड़ा है ही है, क्योंकि जब आप टैक्स आप ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे तो रेवेन्यू आपका बढ़ेगा कैसे। लेकिन साथ ही साथ हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, लोगों के लिए राहत दे रहे हैं। फेसलेस असेसमेंट इनकम टैक्स में लाए, फेसलेस अपील लेकर आए, कस्टम्स में हम तुरंत कस्टम लेकर आए हैं। इससे क्या लाभ हुआ, लोगों को इंटरफेस खत्म हुआ अधिकारियों के साथ और उनका टैक्स टेररिज्म को कम करने का काम किया। दूसरी ओर जो आपके 6 साल पुराने इनकम टैक्स के केस खुल जाते थे अब नहीं खुल पाएंगे, केवल 3 साल तक के ही खुल पाएंगे। और 50 लाख से ज़्यादा का कोई केस होगा तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स की इजाज़त से ही आपका 10 साल पुराना केस भी खोला जा सकता है। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर हमने खर्चे में कोई कम नहीं की, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर 34.5% बढ़ाया, 5.5 लाख करोड़ रुपये इस साल किया। इससे रोजगार ज़्यादा उत्पन्न होंगे, विकास ज़्यादा होगा। 1,18,000 करोड़ रुपया सड़कों के लिए, 1,10,000 करोड़ रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, 18.5% ज़्यादा किया डिफेंस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो वहीं पर हमने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए 137% वृद्धि की है, यानी कि सीधा ही बजट को 2,23,000 करोड़ रुपये पे पहुंचा दिया। पानी के लिए 50,110 करोड़ रुपया खर्च किया। वहीं किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कोविड वैक्सीन के लिए जैसे आपने कहा 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इसी तरह से हमने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, रोजगार कैसे हो, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हम लेकर आए। 10 क्षेत्र हमने उसमें चुने जहां पर लोग अपनी इंडस्ट्री लगाएं, उनमें से एक्सपोर्ट करें। तो 1,97,000 करोड़ रुपये के उनको इसमें इंसेंटिव मिलेंगे अगले 5 वर्षों में। अगर बात करें, मैं फिर से आऊँगा एक्साइज पे। एक्साइज सरकार ने कट नहीं किया, उसकी वजह से क्रिटिसिज्म बहुत है। पेट्रोल डीजल के प्राइस 100 रुपये करीब करीब पहुँच रहे हैं। इनफैक्ट राजस्थान में मैं आज ही पढ़ रहा था कि 100 रुपये किसी जगह पे पेट्रोल प्राइस पार कर गया। तो एक विपक्ष को एक मुद्दा मिलता है कि एक्साइज नहीं कर रही सरकार, कम नहीं कर रही, और आपदा में अपने लिए अवसर ढूंढ रही है। इस क्रिटिसिज्म को कैसे आप देखते हैं? देखिए 2 बातें हैं, राज्य की सरकारें भी टैक्स लगाती हैं, केंद्र की सरकार भी टैक्स लगाती है। तो इस पर केवल केंद्र सरकार को ये कहना कि टैक्स लगा है, राज्य की सरकारों को भी अपना जिम्मेदारी निभानी है। और मुझे लगता है राज्य की सरकारें भी इस पर चिंता के रूप में देखेंगी। मैं एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि टैक्स रेट कम करिए डायरेक्ट टैक्स में, जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स, तो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन बढ़ता है। इसकी एम्पिरिकल स्टडीज़ हैं। जीएसटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि 3-3.5 साल पुराना टैक्स है, लेकिन उनका मानना है कि इसमें भी ऐसा होगा। जीएसटी आउटसाइड बजट है, क्या आप लोग कोई कंसेंसस बिल्ड करेंगे या आप गवर्नमेंट के अंदर कोई प्लानिंग है कि जीएसटी रेट कम करके आगे बढ़ाना है? अब जब महामारी के बाद ये समय आया कि बजट सत्र हो, तो इसमें हमने 1 रुपये का टैक्स भी नहीं नया लगाया। नहीं तो लोग कहते थे कोविड टैक्स लगेगा और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वहीं दूसरी ओर 35,000 करोड़, जैसा आपने अभी कहा, पूरे देश भर में वैक्सीन उपलब्ध हो, पहले कोविड वॉरियर्स को दी जाए, फिर अगले ज़्यादा उम्र रेवेन्यू मोबिलाइजेशन बढ़ाया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाई जाए। देखिए पहली बात तो जीएसटी के रेट, जीएसटी
काउंसिल तय करती है, जहां सभी राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं और समय समय पर वो रेट ऊपर नीचे करते भी हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि साल में एक ही बार रेट रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, उसको वापस ठीक करना चाहिए जहां पे करने की आवश्यकता है। रेवेन्यू बढ़े उसके लिए हमने लगातार मुहिम चलाई, फेक बिलिंग के खिलाफ भी चलाई है। जो लोग गलत काम करते हैं उनको गिरफ्तार भी किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन वहीं पर ईमानदार लोगों को हमने फैसिलिटेट भी किया है। अब रेवेन्यू बढ़े कैसे? डायरेक्ट टैक्सेस में कॉर्पोरेट टैक्स को अगर आप कहें तो हमने 30% से कम करके 15% कर दिया, जो नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा। जो एग्जिस्टिंग थे उनको 30% से कम करके 22% कर दिया। तो हम तो जनता की और टैक्स पेयर के लिए सहूलियत ही दे रहे हैं कि उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो वापस निवेश करेंगे, निवेश करेंगे तो रोजगार बनेगा, रोजगार होगा साथ ही साथ हमारा कारोबार भी बढ़ेगा। तो इसलिए लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा बचे, सरकार इसके लिए लगातार टैक्स रेट कम कर रही है। ईटीवी भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत आभार। ये थे वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, जो बता रहे थे कि इस बजट की सबसे खास बात ये है कि बिना कोई टैक्स लगाए या कोविड टैक्स लगाए सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाया है, खास करके रक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में।